बहू तुम्हारे मायके वालों की क्या खातिरदारी करना। रिया रिया पूरा हॉल गूंज जाता है। रिया एक पैर पर दौड़ती हुई आती है। उसकी सांस फूल जाती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, कल मेरे मायके से मेरे दोनों भाई और भाभियाँ आ रही हैं। अपने मामा ससुर और मामी ससुर की अच्छे से खातिरदारी करना। तुम अच्छे से नाश्ता और खाने की तैयारी कर लेना। शारदा देवी ने कहा। जी मम्मी जी, रिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अभी कुछ दिन पहले ही रिया और सौरभ की शादी हुई थी। रिया संस्कारवान और अच्छे स्वभाव वाली लड़की थी। अपने ससुराल में आते ही सबका दिल जीत लिया था। कुछ ही दिनों में वह घर में रच बस गई थी। घर की रसोई भी अच्छे से संभाल ली थी। घर में सास ससुर सौरभ और रिया ही थे। बड़ी ननद सालू की शादी हो चुकी थी। कमरे में जाकर रिया ने सोचा, ऐसा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए, सास के मायके वालों पर भी अच्छा प्रभाव पड़े और उससे सबका प्यार मिल जाए। रिया सुबह जल्दी उठ गई और उसके नाश्ते की तैयारी कर ली। भरवा कचौड़ी और दाल का हलवा बना लिया। 9 बजे करीब सास के मायके वाले आ गए। उसने आते ही चाय चढ़ा दी और गर्मा गर्म कचौड़ी और हलवे से मुस्कुराकर स्वागत किया। शारदा देवी अपने भैया और भाभी से मिलकर बहुत खुश थी। वे अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आए थे। दोपहर तक सबके लिए खाना बना लिया। 2 सब्जी, दाल, रायता, सलाद, मिठाई और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खिलाकर सबका दिल जीत लिया। रिया बड़े ही अपनेपन के साथ सबका ख्याल रख रही थी। शाम को लड़के वाले भी घर पर बुला लिए गए और वहीं देखने की रस्म हुई। बड़े मामा जी और मामी जी को लड़का पसंद आ गया और रोका हो गया। सुबह से लगी रिया के चेहरे पर थकान की एक सिकस भी नहीं उभरी। दूसरे दिन जाते वक्त सबने रिया को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी चले गए। 4 दिन बाद सालू दीदी का फोन आता है कि उसके ननद और नंदोई वहां अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो सबको घर बुलाकर अच्छे से चाय नाश्ता करवा देना। शारदा देवी ने फिर से निर्देश दिया कि वो बेटी के ससुराल वालों को अच्छे से खातिरदारी करें, कोई कमी ना छोड़े। सौरभ को कार लेकर लेने के लिए भेज दिया। रिया फिर से मन लगाकर काम करने के लिए तैयार हो गई। सौरभ ने कहा कि नाश्ता बाजार से मंगा लेते हैं, पर शारदा देवी ने घर में बनाने का हुक्म दिया। सही समय पर सब लोग को लेकर सौरभ आ गए। सबको नाश्ता कराया, खाने में 10 पकवान बनाए और नेक देकर विदा किया गया। इसके कुछ समय बाद एक दिन रिया के मम्मी पापा का फ़ोन आता है कि रिया की छोटी बहन को लड़का देखने के लिए इसी शहर में आ रहे हैं, उसे भी साथ लेकर आएंगे और सब कुछ अच्छे से रहा तो रोका कर देंगे। रिया खुश हो गई। उसके मम्मी पापा और बहन तीनों आ रहे थे। उसने जाकर अपनी सास शारदा देवी को बताया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मम्मी जी, मेरे मायके से मम्मी पापा और छोटी बहन आ रही हैं, खाने में क्या बनाऊं? और रिंकी को यहीं से दिखा देंगे, उसकी भी शादी यहीं से हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। हम दोनों बहनें एक ही शहर में हो जाएंगे। और अपने ही लय में बोल रही थी और पर शारदा देवी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। रिया, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, उसमें इतना उछलने की क्या बात है? नाश्ते में पोहा बना देना, खाने में एक सब्जी और दाल रख देना। वैसे भी वो लड़की वालों के वहाँ क्या खाएंगे? तुम्हारे मायके वाले हैं आ रहे हैं, इसमें खातिरदारी करने की क्या बात है? हम बेटे वाले हैं, उनके नखरे क्यों उठाएं? शारदा देवी की बात सुनकर रिया हैरान रह गई। उसने रात को सौरभ को बताया, पर वो भी कुछ ज्यादा ना बोला। सुबह उठते ही रिया बेचैन थी। उसने सौरभ को कहा कि स्टेशन कार लेकर चले जाओ, पर शारदा देवी ने रोक लिया। रिया के मम्मी पापा और बहन आ गए। शारदा देवी बैठी रही। रिया ही भाग भाग कर चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। इस कमरे में मम्मी पापा को ठहराया था और दूसरी तरफ सास ससुर और सौरभ के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मन कर रहा था कि सब काम छोड़कर उनसे बातें करूं, पर रिया को मौका ही नहीं मिल रहा था। जरा भी देर बैठती तो कभी सास आवाज़ लगा देती तो कभी सौरभ किसी चीज़ के लिए बुला लेता था। चकरघिन्नी की तरह रिया घूम रही थी। उसके मम्मी पापा और बहन को अजीब लग रहा था। पहली बार वो लोग आए और रिया की सास ने केवल पोहा बनाने दिए। वो लोग बेटी के ससुराल वालों के लिए बहुत सारी भेंट और मिठाइयाँ लाए थे। रिया शर्मिंदा हो रही थी, पर वो क्या कर सकती थी? घर में शारदा देवी की ही चलती थी। वो भले ही रसोई में नहीं आती, पर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये ही निर्धारित करती थी।
रिया को दिखाने की बात आई तो शारदा देवी जोर से कहा, ये घर है, होटल नहीं। फिर बहू के मायके वालों का खर्चा हम क्यों उठाएं? ये बात रिया के पिता की कानों में पड़ गई। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए होटल में रहने चले गए। रिया को भी वहीं बुला लिया। लड़का देख लिया और रिश्ता पक्का कर दिया। दूसरे दिन वो सब लोग वापस चले गए। रिया के मन में अजीब सी कसक रह गई थी। अपनी सास के व्यवहार को क्षुब्ध हो गई थी। वो घर में आने वाले सभी मेहमानों को एक जैसा खुश होकर खातिरदारी करती थी, पर आज उसके मायके वालों का जो अपमान हुआ उसे वो भुला नहीं पा रही थी। कुछ महीनों बाद शारदा देवी की बड़ी बहन का परिवार उसके ही शहर में आने वाला था। उसने किसी रिश्तेदारों के वहाँ शादी थी। शारदा देवी ने रिया को बुलाकर ऑर्डर दिया और आज के नाश्ते में इतनी वैरायटियाँ बनेगी और खाने के लंबा चौड़ा मेनू हाथ में दे दिया। रिया से आज सब्र नहीं हुआ। उसने कह दिया, मम्मी जी, आपके मायके वाले ही तो आ रहे हैं, उसमें इतनी खातिरदारी करने की क्या ज़रूरत है? मैं नाश्ते में पोहा बना दूंगी और खाने में एक सब्जी और दाल। मायके वालों की भी क्या खातिरदारी करना? वैसे भी आपकी बड़ी बहन है तो छोटी बहन के घर क्या खाएंगी? और जब शादी में आए हैं तो शादी के घर रहेंगे। हमारा घर आखिर घर है, कोई होटल तो नहीं जो वो लोग यहाँ आकर रुकेंगे। रिया की बात सुनकर शारदा देवी का पारा चढ़ गया। रिया, ये क्या कह रही हो? जरा भी तमीज़ नहीं है। मेरे मायके वालों के लिए तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जब हम जाते हैं तो पूरी खातिरदारी करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी खातिरदारी करें। मम्मी जी, क्या सिर्फ आपके मायके वालों की ही खातिरदारी करवाने का हक है? मेरे मायके वालों में क्या आप जाते हैं या मैं या सौरभ जाते हैं तो हमारी भी पूरी खातिरदारी करते हैं। आपके मायके वाले और मेरे मायके वालों में क्या अंतर है? आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी। मैं आज अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप ही अपने मायके वालों की खातिरदारी करो जैसी करनी है। ये कहकर रिया पर्स उठाकर बाहर चल दी। दरवाजे पर शारदा देवी की बहन का परिवार खड़ा था। रिया उन्हें प्रणाम करके चल दी। शारदा देवी अपनी बहन को देखते ही रोने लगी। जीजी, देख रही हो आजकल की बहू सास का जरा सा भी सम्मान नहीं करती। कह रही है कि अपने मायके वालों की आप खुद ही खातिरदारी करो और शॉपिंग के लिए चल दी। जीजी बोली, शारदा, मैंने भाई साहब के मुंह से रिया की बहुत तारीफ सुनी है और भाभियाँ भी रिया के गुणगान कर रही थी। जरूर तूने ऐसा कुछ किया होगा जो उसके दिल को चोट पहुंची है। तूने उसके मायके वालों का अपमान किया तो वो कैसे सहेगी? आज तू सह सकती है क्या? शारदा की नज़रें झुक गई। उसने अपनी जीजी को सारी बात बताई। शारदा, इसमें तो सारी तेरी गलती है। वो कब तक सहेगी? तुझे उसके मायके वालों का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनकी अच्छी से अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। जब तुम लोग जाते हो तो वो लोग भी तुम्हारी अच्छी से खातिरदारी करते हैं। आज उसने मना किया तो तुझे गुस्सा आया। सोचो, उसके तो मम्मी पापा आए थे, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। जीजी ने उसे गलतियों का एहसास कराया। शाम को जब रिया आई तो शारदा देवी ने अपनी गलती स्वीकार करी और रिया की मम्मी पापा से माफ़ी मांगी। रिया ने अपनी मौसी सास को बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी सास को अपनी गलत व्यवहार का पछतावा हुआ। मौसी सास चाहती तो आग में घी डाल सकती थी, पर उन्होंने बड़ी बहन के नाते छोटी बहन को सही दिशा दिखाई। कुछ महीनों बाद रिया के घर के आंगन में चहल पहल थी। पकवान बन रहे थे। रिया अपनी छोटी बहन रिंकी को तैयार कर रही थी। आज उसी के घर में रिंकी की गोद भराई थी। शारदा देवी समधन और समधी जी की खातिरदारी में लगी हुई थी, उनके मान मनुहार में लगी हुई थी। रिया आज बहुत खुश नज़र आ रही थी। तो दोस्तों, आज अक्सर देखा गया है कि बहू के मायके वाले आए तो उनकी खास खातिरदारी नहीं की जाती है और बहू से अपेक्षा की जाती है कि वो हर आने वाले की अच्छे से मन लगाकर खातिरदारी करें। तो आपको इस कहानी से क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।